ख़त्म कर चुके हैं अपना क्वेश्चन आर क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन आर क्या होता है आज जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, ये स्टैंडिंग कमेटी है तो प्रॉब्लम क्या हुई। पेंडेमिक टाइम चला हुआ था, उससे क्या हुआ जो इसका सिग्निफिकेंस टेन्यूर था ना, इसका मतलब वो ख़त्म हो चुका था, तो वो लॉस्ट हो चुकी थी। तो उसके लिए फिर कुछ राज्यसभा के जो चेयरमैन है, आपके जो चेयरमैन राज्यसभा में बैठते हैं, वो ऑल्सो कोल्ड, उन्होंने क्या किया फॉर 2 ईयर फिक्स टेन्यूर फॉर द हाउस पैनल, फॉर ए हाउस पैनल। दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो 1 साल के लिए उन्हें दोबारा से किया जाए, या फिर फिक्स टेन्यूर कर दिया जाए। न्यू ईयर का टेन्यूर 2 साल तक है, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है ये एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी होती है। ये बेसिक नेचर क्या होता है इन कमेटी का, ये फंक्शन करती है परफॉर्म बाय द स्टैंडिंग कमेटी। क्या करती है, 6 टाइप की कमेटी होती है। फाइनेंशियल होती है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, कमेटी ऑफ इंक्वायरी होती है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज और कंट्रोल के लिए होती है, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस के लिए होती है, हाउस कीपिंग कमेटी होती है। अच्छा, इनका काम क्या रहता है, ये सब अटैच रहते हैं मिनिस्ट्री से, ठीक है ना। जैसे कोई बिल आया उस पर देखेंगे बिल सही है क्या, कोई कानून तो इसमें नहीं है, तो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल भेज दिया जाता है उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए, फिर ये कुछ रिकमेंडेशन सेंड करती है। तो इसमें उनके ये छोटे छोटे काम होते हैं। जो भी प्रेजेंट टेन्यूर है ना, इनका 1 साल का था, तो पेंडेमिक चल रहा था, कुछ काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये अपनी क्या हो गया, टेन्यूर का इनका लॉस्ट हो गया, मतलब टेन्यूर बेकार हो गया। ठीक है, तो फिर कुछ ऑप्शन दिए गए क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या तो फिर टाइम बढ़ा दो, या फिर इनका फिक्स टेन्यूर कर दो 2 साल का। तो कुछ ऐसे कुछ सुझाव आए। तो हमें मेन क्या जानना है, जो अबाउट कमेटी क्या होती है। देखो, पार्लियामेंट में 2 टाइप की कमेटी होती है, एक तो होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडॉक। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, परमानेंट इन नेचर होती है, जो एक बार बन गई परमानेंट ही बनती है, और हर साल बनती है, हर साल बनाई जाती है, ठीक है ना। और मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे बनाई जाती है। एडहॉक क्या होती है, कोई इशू उठा, अब वो कमेटी के पास भेजना है हमें इशू, तो एक टेम्परेली उसे बना दिया, इशू खत्म, कमेटी ने काम पूरा किया, और टास्क टू असाइन मतलब खत्म हो जाती है। इशू खत्म हो गया, एग्जिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर परमानेंट परमानेंट रहती है कमेटी। तो कुछ इस प्रकार की 6 कमेटी हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्लासीफाई इंटू 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। ऐसा भी याद रखना, 6 नहीं है, पर 6 कैटेगरी में इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, मतलब मैं The Constitution make a mention of these committee at different places without making any specific provision regarding the composition and tenure. जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक मतलब इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, उनका कोई टेन्यूर फिक्स नहीं किया गया, ना ही उनका कोई कंपोजिशन फिक्स किया गया, कितने होने हैं कितने रखने हैं। ऑल दिस मैटर आर मतलब रूल ऑफ 2 हाउसेज, ये जो उनके रूल्स, जो हाउसेज के रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका टेन्यूर और उनकी कंपोजिशन को फिक्स किया जाता है। अब इनके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है करना है, इंश्योर करना है डिटेल ऑफ आपका स्क्रूटनी करना है, अपहोल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को, और किसी का मतलब कि किसी का तुम्हें किसी का मतलब पार्टीशन नहीं करना है किसी भी का, मतलब कि आप करो जो रियल है, जिस चीज़ के लिए आप बनाए गए हो, आप एक तरफ से नॉन पार्टी किसी का पार्टीशन नहीं करोगे। गवर्नमेंट अपहोल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, उसको अपहोल्ड करोगे इस चीज़ के लिए। एड द अपोजिशन, अगर कुछ बिल के अंदर कुछ गलत चीज़ है तो उसको आप अपोज भी करोगे, तो एड द अपोजिशन टू प्ले ग्रेट रोल, ठीक है ना। तो अपोजिशन की कमेटी कुछ चीज़ गलत चीज़ ढूंढ के लाती है कि अब बिल में ये कमी है, तो अपोजिशन को क्या होता है, अपोजिशन को पता लग जाता है बिल के अंदर ये कमी है, तो ये एक तरह से एड भी करती है अपोजिशन जो होती है गवर्नमेंट। जैसे आपकी संसद है, इसमें एक कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, उसे कमेटी कुछ चीज़ सुझाव देंगे, क्योंकि इसमें अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं, वो पता लगेगा कि ये इस बिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो अपोजिशन को एक तरह से एड मिलती है। ये एंगेज रहती है, रिलेवेंट जो आपकी स्टेक होल्डर है उसमें रिलेवेंट रहती है। और फाइनल्स आपका प्रूडेंसी, मतलब कि जैसे बोलते हैं रफाल के लिए आपने बहुत सारे, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि रफाल के लिए बहुत सारे खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, इतना खर्चा कर दिया, कांग्रेस सस्ते में ला रही थी और गवर्नमेंट ने पैसे वेस्ट कर दिए, तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो ये मैटर, कि वो चेक करेगी आपने जो पैसा सही यूज़ किया है कि नहीं किया, वो ठीक है ना, वो चेकआउट करेंगे। तो कुछ मैटर फाइनेंस जो है कि आपने सही जगह यूज़ किया है कि नहीं किया। अब पीएसी की मतलब कि अथॉरिटी 105 जो आपका आर्टिकल है, ये आपको प्रिविलेज देता है पार्लियामेंट मेंबर को, और 118 जो आर्टिकल है, ये पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक ए रूल एंड रेगुलेशन इन द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए पार्लियामेंट कमेटी की फॉर्मेशन की जाती है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अगर मैंने बोला बिल आया उनके पास, उन्होंने चेक किया बिल को कि ठीक है, फिर वो कुछ चीज़ बताती है, रिकमेंडेशन भेजते हैं बिल को आपने ऐसे चेंज करो,
तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट मतलब जो गवर्नमेंट है जो भी बिल लेके आया वो बाउंड नहीं है, इनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, ऐसा नहीं लिखा। तो ये कुछ पार्लियामेंट कमेटी से रिलेटेड चीज़ें थी, तो मैंने आपको बताई। फिर आता है, इसमें आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बहुत बार आपने देखा होगा कि मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, उसे हटा दिया जाता है अगर अपहोल्ड करता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत बार आपने न्यूज़ में देख सुना होगा। तो आज हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं। Parliament panel has sought central response to a long pending demand for amending the constitution to clear the आपकी ambiguity over the definition of office of profit। इसका पूरी लाइन का मतलब क्या है, अभी तक हमारे संविधान में या कोई डेफिनेशन नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो तो टाइम टू टाइम जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट वो टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अभी मतलब जो इससे पहले अभी अमिताभ बच्चन की वाइफ है वो एमपी थी, उनको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर रिज़ाइन करने डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो वो डिफाइन नहीं है। पार्लियामेंट जो पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल है, वो मतलब शोर मचाता रहता है कि आपको डिफाइन करना चाहिए, डेफिनेशन देनी चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, ठीक है ना, किसी चीज़ के अंदर डिफाइन नहीं है, ना इसके अंदर डिफाइन है ना इसके अंदर डिफाइन है, तो किसी चीज़ के अंदर डिफाइन नहीं है। तो फिर हम पता कैसे लगता है, बट डिफरेंट कोर्ट हैव इंटरप्रेटेड इट्स मीनिंग ए पोजीशन सर्टेन ड्यूटी डेट आर मोर और लेस पब्लिक करेक्टर। जो कोर्ट होती है ना, वो टाइम टाइम पे डिफाइन करती रहती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप मिनिस्टर हो या आप कोई एमएलए एमपी हो, और साइड में बाई आपको गवर्नमेंट ने एक प्रॉफिट वाला ऑफिस दे रखा है, आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना रखा है या कोई और चीज़ का डायरेक्टर बना रखा है, तो साइड साइड में आपको एक चीज़ दी गई है जहाँ से आप लाभ उठा सकते हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। साइड बाई साइड आपका काम क्या है एमपी का, पब्लिक के लिए काम करना, ना कि आप किसी डायरेक्टर बनो, किसी पोजीशन डायरेक्टर पोजीशन में बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना आरपीए में डिफाइंड है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कोर्ट समय समय पे डिफाइन करती रहती है जब उसके सामने केस जाता है। एसेंस क्या है, इन दैट लेजिस्लेटर शुड एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटी फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे। कोई ऑब्लिगेशन नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, ओएनजीसी का चेयरमैन है या गेल का चेयरमैन है, अब वो क्या होगा, मतलब डायरेक्टर है उसका, वो एमपी भी है। अब कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ फ्रॉड हो गया उसके अंदर, कुछ भी हो गया, तो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसी कोई आपकी ड्यूटी आप फ्री मैनर में अपनी ड्यूटी फ्री से करो, और आपके पास कोई ऑब्लिगेशन आए गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से दूर रखा जाता है। कुछ रूलिंग की है कोर्ट ने, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2001 में आपका आपका प्रद्युत और सुपन रॉय का केस था। आउटलाइन द 4 ब्रॉड प्रिंसिपल बताए थे उन्होंने, ठीक है ना। ऑफिस अटेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन के, कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परफॉर्मेंस, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ द ऑफिस, वेदर, ठीक है ना, ये चीज़। वेदर द ऑफिस हैज़ ए रिम्यूनरेटिव अटैच टू इट, मतलब कुछ लाभ मिल रहा है उससे, या फिर गवर्नमेंट कोई एक्सरसाइज कर रही है, मतलब कोई ऑफिस है ऐसा जिसमें पावर होती है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परफॉर्मेंस करने की, वो भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस हैड द गवर्नमेंट पावर, रिलीजिंग मनी, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, आपको ग्रांटिंग लाइसेंस, ये सारी पावर होती है। जैसे किसी चीज़ के पास होती है, कोई माइनिंग का बोर्ड है, उनके पास पावर होती है सब चीज़ों की, जहाँ गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करती है, वहाँ आपको बैठा दिया जाए एमपी एमएलए को, तो वो भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उसमें आता है। Whether the office is enable the holder to influence by the way of patronage, ये कुछ सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाए जिससे मतलब और चीज़ों को मतलब होल्डर जो है। तो अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में क्या किया था, डिस्क्वालीफाई किया था मतलब जयललिता को फ्रॉम द राज्यसभा। डिसीजन ऑन द क्वेश्चन वेदर वन इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, उन्होंने फिर डिस्क्वालीफाई करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिया हुआ था। प्रॉफिट मतलब जहाँ से आपको मॉनेटरी बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाए, कोई भी तरीका हो, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए कोई एमपी एमएलए को, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। मॉनेटरी बेनिफिट कहाँ से होता है, गवर्नमेंट का ही बोर्ड है ओएनजीसी, अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी एमपी वहाँ पे बना सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड का किसी चीज़ चेयरमैन जहाँ से प्रॉफिट होता है, कोई पीएसयू उसका चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट होता है।
तो इसमें कैपेबल क्या है कि मतलब चीज़ें देखी गई थी, वेदर इसमें जलीलता के लिए इसमें कोई मॉनेटरी गेन, देखो मॉनेटरी गेन इसमें आ गया जो मैं आपको बताने वाला था। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविंसेस हैं, जैसे 102 बोलता है या 191 बोलता है, ये एमपी के लिए बोलता है 102(1), और एक 191(1) सेक्शन 1 वो एमएलए के लिए बोलता है। ये आपको मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डिंग पे एक तरह से बार लगाता है कि आपको नहीं होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस में, ठीक है ना। फिर अंडर जो आपका आरपीए 1951 है, वो क्या बोलता है, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, वो एक ग्राउंड होगा डिस्क्वालिफिकेशन का अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेते हो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले सिंपली सीक द इनफोर्स ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद बताओ ना, आप कैसे एमपी का काम करोगे, कैसे पब्लिक के लिए काम करोगे अगर आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठे हो। ये सेपरेट होनी चाहिए, पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव की पावर सेपरेट होनी चाहिए, इसलिए एक उस तरीके से बोलते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलग होना चाहिए। लीगल प्रोविंसेस क्या है, पार्लियामेंट के पास मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1959, उसमें लिस्टेड है वाइड रेंज ऑफ नंबर ऑफ ऑफिस डेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपको ज़्यादा जानना है कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं, तो आप इसमें जाना, उसके अंदर एक कोई लिस्ट है वाइड रेंज की, इसमें नंबर ऑफ ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, अगर उसमें जो आपका एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ ऑफिस का नाम उसमें लिखा हुआ है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अगर उसके आप बोर्ड के डायरेक्टर हो गए या मेंबर हो गए, चेयरमैन हो गए, उसमें एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। तो आप वो लिस्ट चेक कर लेना कौन कौन से ऐसे ऑफिस हैं जिसके चेयरमैन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं साथ में, वो एग्जेम्प्टेड है डिस्क्वालिफिकेशन से, तो आप जाके चेक कर लेना, आपको ज़्यादा चेक करना है। फिर आता है राज्यसभा के इलेक्शन। अभी कुछ स्टेट में 19 सीटों के ऊपर 8 स्टेट के अंदर राज्यसभा के इलेक्शंस हुए हैं। तो हम जानते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं पर्टिकुलरली, और प्रोविंसेस कैसे हैं, वाई। जो ये है परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, जो नेवर कभी डिजॉल्व नहीं होती है, कभी डिजॉल्व नहीं है तो कैसे इसके एमपी हटते हैं, हर 3 साल में, हर 2 साल में सॉरी, 1/3 मेंबर इसके रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहली बार कैसे रखा गए होंगे सबको, ठीक है ना, पहली बार आपने चुन तो लिए, पर उनका टर्म तो 6 साल का है, तो आपने रिटायर कैसे किया होगा पहले दूसरे साल में। उस टाइम पे लॉटरी ऑप्शन हुआ था, जिसका लॉटरी में नाम आ गया पर्ची उठाने वाला, तो उसको रिटायर कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम पे ऐसे हुआ, फिर तो कंटिन्यू चेयर बन गई, कैसे कैसे रिटायर हो गए। तो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं इसके, ऐसा बोल रहे हैं। हु इलेक्टेड, कौन इलेक्टेड करता है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इलेक्टेड मेंबर, नॉट ए नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में बताना है किस बेस पे, किस बेस पे राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर, और किस बेस पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड होते हैं। अब तो खत्म हो गया एंग्लो इंडियन 104, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया, पर आपको राज्यसभा में बताना है किस बेसिस होते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं जिसपे इलेक्टेड हो, मतलब नॉमिनेट होते हैं मेंबर, नॉमिनेटेड आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ से इलेक्टेड होकर आते हैं, जो उनके एमएलए होते हैं मतलब स्टेट के, वो चुन के भेजते हैं। मेथड कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफेवर बोल। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे 4-5 आदमी खड़े हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट में लड़ेगा, सबको वोटिंग होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सबको होगा, ठीक है ना। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा कि एक ही वोट, जैसे आपने इनको दिया, इनको दिया, इनको दिया, प्रेफरेंस लगाने की, फर्स्ट नंबर पे रख दूंगा मैं, दूसरे पे रख दूंगा, तीसरे पे, तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिली है वो गिनी जाएगी। तो एक कोटा अचीव करना होता है, अगर आपने वो कोटा अचीव कर लिया फर्स्ट वाले में, उसको मिल जाएंगे, वरना इसके सारे वोट सेकंड वाले को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव रहती है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 4th शेड्यूल में, सीट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। 4th शेड्यूल क्या बोलता है, जो सीट होंगी वो एलोकेटेड होंगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। चलो अच्छी बात है। आर्टिकल 80 क्या बोलता है, जो टोटल स्टैंडर्ड 250 रहेगी, किसकी रहेगी, आपकी राज्यसभा की, उसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। तो ये बताना है कि नॉमिनेटेड जो होते हैं मेंबर कौन से बेस पे होते हैं, क्या बेस रहता है, आपको कमेंट में जाके बताना है। और 6 साल के लिए बनते हैं, ऐसा आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। इफ़ बाय इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर रिमेन टिल द रिमाइंडर, जैसे अभी सीट किसी एमपी की डेथ हो जाती है राज्यसभा की, या कोई रिज़ाइन कर देता है, या कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो 4 साल ऑलरेडी रह चुका है, बचे 2 साल,
तो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेंगे जो बचा हुआ है। ये नहीं कि 6 साल के लिए वो कंटिन्यू रखेगा, ऐसा नहीं, रिमेनिंग पीरियड जो बचा है 2 साल का उसके लिए वो रहेंगे। अब डिस्क्वालिफिकेशन 84 में लिखा है, 84 में डिस्क्वालिफिकेशन क्या, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मतलब सॉरी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें शायद नहीं होंगी, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन बाद में, क्वालिफिकेशन सॉरी वो 84 के अंदर लिखा हुआ है। या एक तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, या कोई और क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट, एक्ट में लेके आता है, ऐड करता है, तो पार्लियामेंट की मर्जी है। 30 साल से ज़्यादा का सिटीजन होनी चाहिए आप इंडिया के। चलो ये होते हैं कुछ चीज़ें जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्टेड होते हैं। अब एक चीज़ आप जाके चेक करना कि अगर कोई पंजाब से बिलोंग करता है, क्या वो यूपी में आके राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है? ये आप जाके कमेंट में सर्च करना और मुझे बताना क्या ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो किसी एग्जाम्पल एमपी का नाम बताना, किसी एमपी ने ऐसा किया है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल 164 1A से रिलेटेड है। उसमें क्या है कि स्टेट डेट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर or the council of ministers shall not exceed 50% the total number of member of legislative assembly। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी, या ठीक है ना, तो वो 15% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे 70 MLA की सीट है किसी स्टेट पे, 70 MLA बन सकते हैं, ये नहीं कि 70 के 70 को आप मिनिस्टर बना दो, उसमें से 15% इंक्लूडिंग आपका CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए। 70 में से नहीं, जैसे 100 मेंबरों की सीट है तो उसमें से 15 लोग क्या बन सकते हैं, आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कब हुआ, इंसर्ट कब हुआ, 91 अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा इंसर्ट किया गया था, 91 एक्ट में, ठीक है ना। इट बीन गाइडेड द, जो मतलब प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर MP है, वॉयलेटेड द आर्टिकल ऑफ 164 1A को, जो आपकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की MP वो वॉयलेट कर रहा है। इसको आर्ग्यू किया गया है, मतलब जो आपको वॉयलेट कर रहा है कि यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ऊपर पहुंच गई है। अब होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मतलब गेव रिलीफ टू अर्नब गोस्वामी ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस, मेकिंग द मतलब आपका डिट्रोगेटरी कर रहा था रिमार्क ऑन द CM ऑफ महाराष्ट्र अगेंस्ट द CM ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है कि आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वाला केस को सुप्रीम कोर्ट करता है कि होता क्या है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, वॉयलेटिंग ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेजेस बाय MP और पार्लियामेंट, या MP हो पार्लियामेंट के 105 में, या फिर स्टेट का, आप वॉयलेट कर रहे हैं किसी प्रिविलेज का, अपनी जो आपकी प्रिविलेज है आपको उसको वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वॉयलेट कर रहे हैं आप, जैसे मतलब कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, मैं किसी MP या MLA के खिलाफ कोई उनकी प्रिविलेजेस है उसको वॉयलेट कर रहा हूँ, तो उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं उस आदमी के खिलाफ, या फिर न्यूज़ चैनल कोई वॉयलेट कर रहा हो, वो वॉयलेट कर रहे थे अगेंस्ट द CM ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केस लगा दिया आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का, ठीक है ना। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया अर्नब गोस्वामी को, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कुछ मेंशन है 105 में 194 में, और ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है आपको आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर परफॉर्मिंग इस फंक्शन। अगर कोई मतलब कि आदमी है, ठीक है ना, वो जैसे पार्लियामेंट को अपना काम करना है और मैं उसमें दखल अंदाजी कर रहा हूँ, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आएगा, ठीक है ना। एज देर इज नो सच इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आर गवर्न बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये जब से ही चलती आ रही है, आप कब से चलती आ रही है, जब से आपका ब्रिटिश टाइम पे है। ऐसा कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट ने। फिर आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया MP लेड फंड। MP लेड फंड क्या होता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ पैसे प्रोवाइड, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ देसी भाषा में। ये कुछ पैसे दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, MP को कुछ पैसे दिए जाते हैं कि आपको उसका यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन करना है, MP फंड का यूज़ करके आपको डेवलपमेंट करना है। तो ये कुछ है। तो अभी क्या हुआ था, कोविड स्टार्ट था, तो क्या बोलता है पार्लियामेंट, क्या बोलता है उनसे, जो उनके MP है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो आपका पैसा MP लेड फंड में आया है उसको आप के एरिए में जो भी कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें उसमें यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस
जो पैसा था रिलीज़ करने वाली थी प्रोजेक्ट सेंक्शन के लिए, वो थोड़ा कम कर दिया, काट भी दिया, सस्पेंड कर दिया एक तरीके से। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट रिलीज ए फंड फॉर द प्रोजेक्ट सेंक्शन, जो प्रोजेक्ट के लिए फंड रिलीज करते हैं एमपी के, कहते हैं सांसद निधि से रोड बनी है इन 2018-19, विच वर सस्पेंडेड ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक में। जो अब पेंडेमिक आया था उसके लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ यूटिलाइज करना था। एमपी लैड एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। स्कीम के अंदर क्या होता है, हर एक एमपी को, ईच एमपी को एक विलेज चूज़ करना होता है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी या उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सजेस्ट करे तो उन्हें कोई काम चुनना होता है या फिर उन्हें कोई विलेज चुनना होता है, और उसमें मतलब कि 5 करोड़ रुपए का हर साल विकास कराना होता है। गांव चुन लो, कोई प्रोजेक्ट चुन लो, तो उसमें हर साल 5 करोड़ का विकास कराना होता है। जैसे इस साल आया तो 5 करोड़ का कोई मैं विलेज चुन लूँगा या कोई प्रोजेक्ट चुन लूँगा, तो मुझे इसमें डेवलपमेंट करना है। एम पी हो ऑल्सो हैव रिकमेंडेड एवरी ईयर वर्क आपको कॉस्टिंग एट 50% फ्रॉम एम पी लैड एनलेटमेंट, ठीक है ना, फॉर ए ईयर ऑफ एरिया इनहेबिटेड बाय द, सो आपका आपका क्या नाम, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, 7.5% एरिया इनहेबिटेड ऑफ एसटी कास्ट पॉपुलेशन। इसमें कुछ बताया गया है, जो आपका फंड आएगा ना एमपी लेट का, जो आपका एमपी लेट का फंड आएगा उसका क्या करना है आपको, कुछ उसका 15% एरिया जो है, पैसा जो है वो आपको कहीं आपको शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाले एरिया में खर्च करना है, जैसे उनके लिए कुछ बनवा दो या कुछ कर दो। और उसका 7.5% आपको जो इनहेबिटेटेड एरिया है, एसटी जहाँ शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, उसमें यूटिलाइजेशन करना है। तो आपको ये याद हो गया होगा, तो इसके अंदर है। फिर आता है आपका अटॉर्नी जनरल टेन्यूर एक्सपेंडेड फॉर 1 ईयर, तो सबके टेन्यूर बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा किया गया कि जो आपको प्रेसिडेंट ने रीअपॉइंटेड कर दिया, के वेणुगोपाल है, ये अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, इनका 1 साल बढ़ा दिया, टर्म बढ़ा दिया। आर्टिकल 70-60 प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, हाई लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है। ही मस्ट बी कैसे बन सकते हैं, या कोई आदमी क्वालिफाई हो, मतलब वो अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसको इतनी क्वालिफिकेशन हो जो एक सुप्रीम कोर्ट जज को बनने के लिए लगती है उसको। उसके ऑफिस टर्म होता है नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो मतलब कि प्रेसिडेंट उसका बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर से इसको अपॉइंट किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 करोड़ के लिए कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था, कि ऐसा कौन सा आदमी है जो दोनों सदन में बैठ सकता है और दोनों सदन में वो अपनी मतलब अपनी बात भी रख सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन था, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक ए प्रोसीजिंग इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट विदाउट राइट ए वोट। वोट तो उसको अधिकार होगा ना, जो वहाँ के एमपी हैं उनको अधिकार होगा, और ये दोनों सदन में जाके बैठ सकता है, बातें सुन सकता है, ठीक है, बोल भी सकता है अगर कुछ इशू है, कुछ बोलना है इन्हें, परमिशन ऑफ स्पीकर की लगती है, आपको पता है। तो दोनों सदन में जाके राइट टू स्पीक इसके पास राइट है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, जितने भी शेड्यूल्स हैं आपके सारे हम कंप्लीट करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। और मेरी कामना वो रहेगी, मतलब कि वो 20 तक इसको यहाँ तक लेके आऊँ पेज को। तो हम आते हैं आपने सेंट्रल स्टेट, पहले आता है 6 शेड्यूल। आपने 2 शेड्यूल पढ़ोगे, 5th शेड्यूल होगा और एक आपका 6th शेड्यूल होगा। 2 शेड्यूल होते हैं और रिलेटेड टू ट्राइब्स के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको 6 शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, 5th शेड्यूल आपको बताना है। अगर इसमें आ जाएगा तो हम देख लेंगे, 5th शेड्यूल इसके अंदर आ जाएगा तो। हाँ, ये आ गया शायद 5th और 6th शेड्यूल के। ये MATM होता है, इसमें MATM, महात्मा करके लिख लो, महात्मा। तो M फॉर आपका मेघालय, A फॉर आपका आसाम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर आपका मिजोरम। और बची हुई सारी स्टेट जो स्पेशल स्टेटस है वो आपको आती है 5th शेड्यूल में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, 6th शेड्यूल पढ़ने वाले हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश की जो आपकी असेंबली है वो चिल्लाने लगी कि हमें रिसोल्यूशन एंटायर स्टेट को इंक्लूड करो। किसके अंदर इंक्लूड करो, आपको 6th शेड्यूल के अंदर। 6th शेड्यूल के अंदर अभी क्या आता है, 6th शेड्यूल के अंदर अभी 4 स्टेट आती हैं, MATM, चारों नॉर्थ ईस्ट की, कि हमें भी ऐड करो। उनकी असेंबली ने ऐसा बोला। और क्या बोला कि अर्लियर, पहले उन्होंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिमांड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको आर्टिकल 371H, ठीक है ना, जो पुट अरुणाचल प्रदेश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371A 3 and 371G इन द लाइन विद नागालैंड एंड मिजोरम।
जो आपके 371A है उसमें आता है मिजोरम, आपका नागालैंड। 371G में क्या आता है, मिजोरम। जिस बेस पे आपने इनको रखा है, इन दो स्टेट को, उसी बेस पे हम हमें डालो। पहले ये ऐसी डिमांड कर रहे थे, पर अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं, नहीं हमें तो 6 शेड्यूल में आप एंटर करो। अब आर्टिकल 371A और 371G में क्या है ऐसे स्पेशल प्रोविज़न जो ये इतनी मांग कर रहे हैं, एच में है, ठीक है ना। पर मांग किसकी कर रहे हैं, 371A की और 371G की। ऐसे स्पेशल प्रोविज़न है क्या उनके अंदर, क्या है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। जो नागाज है ना, जो नागाज की स्टेट काउंसलिंग है, मतलब कि सिटी काउंसलिंग है, उनके लिए मतलब कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, जो वो सोशल प्रैक्टिस करते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उनके कस्टम है कुछ उनको प्रोटेक्ट करना, राइट टू ऑनरशिप, उनकी ऑनरशिप, राइट टू ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड किसको करनी है, टू द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट है, नागालैंड एंड मिजोरम रेस्पेक्टिवली। ये कुछ है जो आप उनकी जो अपनी ज़मीन भी किसी को भेजेंगे बेचेंगे तो स्टेट में वो नागालैंड में जो मिजोरम के ट्राइब्स हैं उन्हीं को बेचेंगे, बाहर के किसी को नहीं बेचेंगे। तो आप हमें ऐसे प्रोविज़न भी दो जो 371A और 371G वालों को दे रखे हैं। ऐसा कौन मांग कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश मांग कर रहा है। अब तो भैया एच में है क्या, स्टेट मतलब एच में है कि अंडर आर्टिकल 371H स्टेट गवर्नर जो होता है हैज़ ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ रिलेशन टू देयर टू। अब इसके अंदर थ्री आपको 371H के अंदर ये आता है कि इन्हें तो स्पेशल परमिशन है, इनके पास प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल। अब इन्हें कुछ लॉ एंड ऑर्डर देना तो गवर्नर के पास पावर है सारी, इसमें गवर्नर चेक करेगा, ठीक है इन्हें ट्रांसफ़र ऑफ लैंड कर दो, इनके राइट टू रिलीजन, हाँ चलो हम ठीक है इस बात देख लो। और गवर्नर के पास पावर होती है, उनके पास खुद पावर नहीं है, अरुणाचल पास खुद पावर नहीं है एच के अंदर, जैसी पावर इनके पास है मिजोरम के, नागालैंड और मिजोरम के पास, ठीक है। एट ए प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश हैज़ ए मतलब कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आए थे आपके BEFR एक्ट 1873 में। उसमें क्या होता है, जो प्रोहिबिट करता था ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एंट्रिंग इन अरुणाचल प्रदेश विदाउट ए वैलिड इनर लाइन परमिट। एक आपका एक्ट आया था 1800 मतलब 73 में, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, पहले उसे बंगाल ही बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट को, तो बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, तो उसमें कोई भी सिटीजन नहीं जा सकता विदाउट इनर लाइन परमिट की परमिशन लिए। अगर ये परमिट चाहिए आपको, अगर वहाँ पे जाना है, ये किसके लिए था, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, जो सिटीजन है इंडियन है, ठीक है। मैं यूपी का हूँ या मैं उत्तराखंड का हूँ या फिर बिहार का हूँ, अगर मुझे अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो मुझे इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं इंडियन हूँ तो विदेशों वालों के लिए क्या है, उनके लिए अलग है, परमिट फॉर फॉरेन है उनके लिए। तो ये याद रखना, वो आपको घुमाएगा यूपीएससी, इनर लाइन परमिट फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरेन, तो आप लिखोगे यस, पर हो जाएगा गलत। तो ये कुछ है। अब इनर लाइन परमिट आपको मणिपुर को भी मतलब दे दिया गया। तो जितनी बॉर्डरिंग स्टेट है म्यांमार से टच करती हैं आपकी, जितनी भी है, नागालैंड हो गई आपकी, आपकी फिर अरुणाचल हो गई, मिज़ो हो गई, नीचे आपकी बीच में मणिपुर हो गई, नीचे मिज़ो हो गई, तो चारों स्टेट के पास इनर लाइन परमिट है। मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे ये आ गया, देखो मणिपुर को डिसेंट दिया गया। इनर लाइन परमिट डॉक्यूमेंट है, अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को जो घूमने जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपको इन चारों स्टेट के अंदर, ठीक है ना। ऐसा कहाँ कब आया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया था। इनका क्या था, ये क्यों लेके आए थे, ये इसलिए लेके आए थे, यहाँ पे चाय का बिजनेस बहुत करते थे, तो वो रोक लगाते थे। कुछ ये फ्रेजाइल एरिया थे जिनसे मतलब जापान वाले यहाँ पे आ जाते थे, तो यहाँ के इंडियंस यहाँ पे ना जाए, हमारे यहाँ के इंडियंस यहाँ पे एंटर ना करें, तो ये ऐसा एक्ट लेके आए थे, तो इन्होंने रोक लगा दी थी। तो अभी इसमें 4 स्टेट आती हैं, अभी अभी पहले 3 आती थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले मणिपुर को भी ऐड किया गया है। तो आप ऐसे याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब परमिट ऑफ फॉरनर, अगर कोई फॉरनर आना चाहता है, एक्सेप्टेड सिटीजन ऑफ भूटान, ठीक है ना, सिटीजन ऑफ भूटान एक्सेप्टेड, अगर कोई भी कंट्री से यहाँ पे आना चाहता है, हु डिज़ायर टू एंटर स्टे इन द प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ही रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए स्पेशल परमिट। उसे क्या बोला बोला गया, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट बोल दो या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट बोल दो, वो उसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लेना पड़ेगा, एक्सेप्टेड सिटीजन ऑफ भूटान। भूटान वालों के लिए क्या है वो आप कमेंट में बताना, क्या उन्हें इनर लाइन परमिट से एंटर है, क्या उन्हें कुछ और स्पेशल चीज़ दी जाती है, तो आपको ये बताना है।
ढूंढ के। अब आता है अबाउट सिक्स शेड्यूल। इसमें क्या दिया गया, सिक्स शेड्यूल में क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है पावर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी को टू एडमिनिस्ट, ठीक है ना, द ट्राइबल एरिया, जो इनके ट्राइबल एरिया है वो एडमिनिस्ट करें अपने आप इन सारे एरिया में जो आते हैं आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडर द प्रोविजन ऑफ 244 एंड 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनके ट्राइब्स के हैं, उनके एरिया है, उसे अपने आप कंट्रोल करो। अब कौन कौन से एरिया हैं, क्या है, अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। असम में कुछ लोकल मतलब काउंसिल्स हैं, जैसे असम में कौन से, प्लीज़ ये नाम याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, तो अपनी तरफ से अपने कस्टम को, अपनी रेगुलेशन को, अपनी ट्राइब्स अपने आप करेंगे। तो असम में कौन सी, बोडोलैंड है, आपकी खाबरी अंगलोंग करके है, आपकी दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स है एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के एरिया में, तो अपने आप रूल्स करते हैं, अपनी काउंसिलिंग को अपने ही बैठ के डिसीजन लेते हैं। फिर मेघालय में कौन कौन सी, गैरो है आपकी, आपकी जैंतिया है, और खांसी और होगी, खांसी और है। ये कुछ मेघालय में आसानी से याद हो जाएंगे। तो गैरो, खांसी, जैंतिया, ये यहाँ पे हिल्स भी हैं, ये यहाँ वहाँ पे हिल्स भी हैं, उन्हीं के नाम पे ट्राइब्स भी हैं। अब त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो आप ये भी याद रखना, त्रिपुरा में त्रिपुरा के नाम से। मिजोरम में क्या है आपका, चकमा, ठीक है, लाई, और उसका मारा। तो आपको मिजोरम और आसाम की प्लीज़ याद रखना। आपको पूछा जाता है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल कहाँ से बिलोंग करती है, तो बिलोंग करती है आपका कहाँ से, आसाम से बिलोंग करती है। फिर आता है आपका आर्टिकल 244, ये प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया डेस्टिनेटेड एज द शेड्यूल एरिया इन द ट्राइबल एरिया। एक आर्टिकल 244 जो है, 244 सेकंड के अंदर तो ये आएगा, सिक्स शेड्यूल कुछ डेफिनेशन है, 275 वन के अंदर है, उनसे रिलेटेड है। 244 क्या बोलता है, ये एक बड़ा है, मतलब कि अम्ब्रेला है, उससे बड़ा है। उसके अंदर क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के शेड्यूल एरिया है, उनमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर 244 टू के अंदर क्या है, उसके अंदर आपको दिया गया है यही, जो ऑटोनोमस काउंसिल है इनके लिए। और 275 क्या बोलता है, उनके लिए कुछ स्पेशल मतलब कि सेक्रेटरी ग्रांट्स दी जाएंगी उन्हें, क्योंकि उन्हें स्पेशल पैसे दिए जाएंगे। और ये सेक्रेटरी ग्रांट्स होंगी जो चार्ज होगी आपका कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे एक्स्ट्रा उन्हें, कि वो अपने तरीके से काम कर सकें, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदे होते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश कुछ और उसमें जाने की बात कर रहा है। कुछ और इस पर चीज़ें और हैं, मोर टू नो। अरुणाचल प्रदेश इन द सिक्स शेड्यूल रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कराना होगा आर्टिकल 368 से। अगर उसे रखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, क्योंकि उसमें चेंज होगा ना, चीज़ों को चेंज किया जाएगा। फिर नेशनल कमीशन आपका शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में भी चेंज करना होगा, 338 ए जो है। फिर आपका रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर ए ट्राइबल एरिया अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख भी डिमांड कर रहा है, ये भी सब डिमांड करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सिक्स शेड्यूल एरिया और इनर लाइन परमिट, जो आपकी इनर लाइन परमिट वाले एरिया चारों स्टेट और सिक्स शेड्यूल वाली स्टेट जो MATM, ये एग्जेम्प्टेड किए गए हैं। CEC जो आपका CAA बिल आया था 2016 में, ठीक है ना, तो उसमें से एग्जेम्प्टेड किए गए, इसमें लागू नहीं होगा। अगर पहले से कोई वहाँ से आके लोग रह रहे हैं तो इन इस एरिया में लागू नहीं होगा। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा। वो डिफरेंस क्या है आपका फिफ्थ शेड्यूल में और सिक्स शेड्यूल में। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे जाके खुद भी एक बार पॉलिटी की किताब से पढ़ लेना। एडवांटेज क्या है सिक्स शेड्यूल पे, एक तो पावर देता है वो कुछ, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कुछ स्पेशल पावर देता है, जो मैंने बताई थी आपको, बोडोलैंड, चकमा। फिर ऑटोनोमस रीजन, ठीक है ना। फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मैंने आपको बताई थी, उसमें 3 भाग में उनके पास पावर होती है। पहले हम पढ़ेंगे पावर ऑफ ADC, जो आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके पास क्या पावर होती है, जो काउंसिल्स होती हैं वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने स्कूल्स को कैसे रखना है, डिस्पेंसरी को, मार्केट को, रोड को, तो वो रेगुलेट कर सकते हैं, पहली पावर। वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, ग्रांट एड फ्रॉम द सेंट्रल, मतलब आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मैंने बताया ना, स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब ग्रांट मिलती है उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो यहाँ से भी मिलती हैं। अपना अपने हिसाब से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वो। तो कुछ यहाँ टैक्स रिवेन्यू की पावर की है। लेजिस्लेशन की पावर की है, पावर विद गवर्नर अप्रूवल, ये याद रखना, गवर्नर के अप्रूवल से, ठीक है ना। वो लेजिस्लेटिव, जैसे वहाँ की जो आपकी त्रिपुरा की
आपकी एमएलए मतलब असेंबली है, उसने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए, अब पूरे त्रिपुरा में तो लागू होंगे, पर त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके अंदर लागू नहीं होंगे। होंगे तो गवर्नर की प्रोविजन से, गवर्नर की पावर से, ठीक है ना, लागू होंगे, या फिर वो गवर्नर की पावर से चेंज कर सकते हैं। पावर टू लिमिट द सेंटर स्टेट एक्ट बाय द गवर्नर अप्रूवल, मैंने बोला ना, अगर गवर्नर की मदद से लागू होंगे उसके अंदर, अगर आपको लागू करने हैं, अगर उन्हें कुछ चेंज करना है, ठीक है ना, गवर्नर की मदद से वो चेंज भी कर लेंगे। तो वहाँ के डायरेक्टली कोई पार्लियामेंट लॉ बनाए या स्टेट की गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, डायरेक्टली वहाँ पे नहीं अप्लाई होते हैं। ये पहली, लेजिस्लेटिव भी है उनके पास पावर, टैक्स रेवेन्यू की भी है, रेगुलेट भी है, जुडिशली पावर भी दे दी गई है। वो कैसे, उनकी विलेज कोर्ट होती है, देखो वो ट्राइब्स है, उनके कस्टम डिफरेंट हिसाब से होते हैं, तो वहाँ पे कुछ उनकी ट्राइबल केसेस सुनने के लिए, ठीक है ना, तो उनकी कोर्ट होती है, वो अपने अपने हिसाब से केस सुनते हैं। अगर आपको उनके जुरिडिक्शन के खिलाफ जाना है, जैसे मैं ट्राइब हूँ, उन्होंने मुझे कुछ सज़ा दे दी, मुझे तो नहीं मानना, मुझे उनके जुरिडिक्शन के खिलाफ जाना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन पे जाऊँगा, वो भी स्पेसिफाइड गवर्नर, अगर गवर्नर परमिशन देगा तब। ये कुछ चीज़ पावर है, ये तो पावर होगी आपकी। अब एटोनोमस रीजन डिविडेंड बाय द गवर्नर अमंग द डिफरेंट स्टेट, जैसे एटोनोमस रीजन थे ना, मैंने आपको जैसे चकमा बताया था, गैरो बताया था, खांसी, तो अलग अलग जो थे, तो इसमें डिवाइडेड कौन करता है, गवर्नर डिवाइड करता है उनकी ट्राइब्स के हिसाब से। जैसे यहाँ खांसी ट्राइब रहती है, यहाँ की जैंतिया ट्राइब, तो गवर्नर डिवाइड करता है उनकी ट्राइब्स के हिसाब से। चलो, अब काउंसिल है तो काउंसिल के कुछ मेंबर भी होंगे, तो हाँ जी भाई 26 मेंबर इलेक्टेड होके बनते हैं, उन अमंग द ट्राइब्स में से 4 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर 5 साल के लिए, तो उनकी काउंसिल्स है, तो 26 मेंबर इलेक्टेड करते हैं, प्लस 4 को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है। तो मैंने आपको पूरा एडवांटेज पूरी बता दी मैंने आपको शेड्यूल 6 के बारे में। नाउ वी रीड अबाउट, अब हम पढ़ेंगे आपको डिफरेंस 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस अब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ा बताया था, इसमें 4 स्टेट आती है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आती है। 5th शेड्यूल में क्या है भाई, ये तो बात नहीं है ST SC, मैंने आपको 244 क्या बताया, मैंने आपको 244 वो क्या बोलता है कि शेड्यूल ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया। अब हमने ट्राइबल एरिया तो बहुत सारे देख लिए, अब ट्राइब्स इन 4 स्टेट में थोड़ी रहती हैं, तो पूरे इंडिया में रहती हैं, फिर शेड्यूल कास्ट आपकी पूरे इंडिया में रहती है, शेड्यूल एरिया पूरे इंडिया में है, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, उनको रखा गया आपका 5th शेड्यूल के अंदर। जैसे 5th शेड्यूल में आंध्र प्रदेश आती है, आपका तेलंगाना आती है, आपका छत्तीसगढ़ आती है, हिमाचल प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये कुछ स्टेट आती हैं। बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ये स्टेट लेजिस्लेटिव के एक्ट से 5th शेड्यूल में काउंसिल क्रिएट की जाती है, मतलब काउंसिल क्रिएशन। और जो आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, ये कहाँ से होती है, ये आपका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएंगी। और इसमें क्या आपको, ऐसे आंध्र प्रदेश मुझे क्रिएट करनी है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो स्टेट लेजिस्लेशन लॉ बना के लाएगी तब क्रिएट होंगी, अगर परमिशन देगा स्टेट लेजिस्लेटिव बनाता है। ऑटोनोमस क्या है, इनके पास कुछ पावर दी गई है, जैसे आप पंचायती राज का आपका एक्ट है ना, आपका आपका 1973 वाला पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जो है, ठीक है ना, इनमें लागू होगा, और उसके में कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं, जैसे पंचायती आपका एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ऐसा क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इनकी सेल्फ गवर्नेंस के लिए, कि अपने पास से सेल्फ गवर्न कर चुके हैं अपने एरिया को, कोई ट्राइबल एरिया आंध्र प्रदेश में, अब उसका मतलब अपने हिसाब से रहते हैं लोग वहाँ पे, तो अपनी सेल्फ अपनी लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे ना, तो उनके लिए पैसा पैसा बोलते हैं, उनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया, उसी के अंदर वो सेल्फ अपनी गवर्नेंस कर सके अपने ग्रामीण एरिया में, ग्राम सभा में, फॉर द पीपल लिविंग इन द 5th शेड्यूल एरिया। तो आप पैसा के बारे में पढ़ लेना, कौन सी मतलब कि पॉलिटी भी उठाओगे आप, उसमें आप लास्ट वाले में जाओगे, आप जाना पंचायती राज सिस्टम में, और उसमें पैसा स्पेशली मेंशन लिखा हुआ कि क्या क्या राइट्स हैं इनके पास, कि वो अपने हिसाब से अपने स्टेट की ज़मीन किसी को देना चाहें या ना देना चाहें, माइनिंग की परमिशन लेनी होगी ग्राम सभा से, उनके जो माइनर प्रोडक्ट रहते हैं, फॉरेस्ट माइनर प्रोडक्ट रहते हैं, उनको उनका अधिकार होता है, तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फिर मैं आगे आता हूँ, बोरिंग पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट।
अब इनमें लड़ाई रहती है हर हमेशा, मतलब कि चीज़ों से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि ये मेरी पावर है, ये आपकी पावर है। तो अभी क्या हुआ, पेंडेमिक बहुत बुरी तरह चालू था। जैसे बोरोइंग होते हैं ना, पैसा ये भीख मांग के लेके आते हैं। मजाक कर रहा हूँ, चीज़ों को मतलब समझाने के लिए, पढ़ाई के लिए तो फ़नी बनाओ। ये भीख मांग के लेके आते हैं विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से। ये कहाँ से लाए बेचारे स्टेट वाले? चलो इनके पढ़ते हैं कहाँ से लाते हैं। कि जो बोरोइंग लिमिट थी ना पहले कितनी थी, जैसे उनके बजट था, जैसे उनकी स्टेट की आपकी जीडीपी होती है, जीडीपी कंट्री की होती है, ये स्टेट जीडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% ले सकते थे। 3% आप बोरोइंग कर सकते थे। कहाँ से करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। पर अब उस लिमिट को बढ़ा दिया गया, 5% कर दिया गया। ऐसा क्यों कर दिया गया? कोविड की वजह से, कि उनको फुलफिल करनी है, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हॉस्पिटलिटी बढ़ानी है, तो बोरिंग 5% तक कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, जितना उनका जीडीपी है, सॉरी जीडीपी, स्टेट का जीडीपी जितना है उसके अकॉर्डिंग। तो पैसे कहाँ से लाते हैं, वो मेन चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविंसेस दिए गए। अंडर आर्टिकल 292 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू बोरोइंग द सब्जेक्ट और लिमिट्स सेट बाय द पार्लियामेंट। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्ट पावर है बोरो करने की, सब्जेक्ट और लिमिट सेट बाय द पार्लियामेंट। एक तरह से पार्लियामेंट जो लिमिट सेट करती है उसके हिसाब से। अब स्टेट के पास क्या है, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 292 दिस पावर लिमिटेड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। उनके पास कुछ लिमिटेड पावर है और उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है टू बोरो द सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय द पार्लियामेंट। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट सेट कर देगी लिमिट कि आपको 10 लाख करोड़ ही आप बोरो कर सकते हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट उनकी है 20 लाख करोड़ कर लो, पर ऐसी कोई पावर किसके पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास नहीं है। वो लिमिट सेट वेट नहीं कर सकते अपनी, उनके पास पावर है ही नहीं। जो सेंट्रल बताएगी, क्योंकि सेंट्रल ने बढ़ाया है, देखो उनकी लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है, तो सेंट्रल जैसे बताएगी उनको वैसे लिमिट सेट करनी होगी। अब पैसे कहाँ से लाएंगे, चलो परमिशन पता लगी किसके पास ज़्यादा है, किसके पास है नहीं है। अब पैसे कहाँ से लाएंगे, ये कहीं से भी ला सकते हैं, घर से भी दान में ले लो, या बाहर से भी मांग के लिया, अब्रॉड से भी लिया हो, ये कहीं से भी ला सकते हैं सेंट्रल वाले। स्टेट वाले, भैया आपको तो लोन राइज कर सकते हो डोमेस्टिकली। लोन राइज मतलब आप गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी निकाल दो, उससे पैसे में दे दो, इंटरेस्ट में पब्लिक खरीद लेगी भारत की। पर लाना आपको भारत के अंदर से, बाहर से मांग के नहीं ला सकता विदेश से। अगर कोई वर्ल्ड बैंक आता है खुद कहता है मैं आपको ऑफर करूँगा इस गवर्नमेंट स्कीम के लिए, तो ठीक है, आप अगर वहाँ से बोरो करके नहीं ला सकते, ठीक है। अदर रिस्ट्रिक्शन क्या है, इन पे तो कोई नहीं है। अब तो स्टेट पे क्या है, कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिड फंड ऑफ स्टेट। जो आपकी सिक्योरिटी है, मतलब कंसोलिड फंड से पैसा है, उसके हिसाब से बोरो करना, आप सेंट्रल के फंड से देख के बोरो मत करना। कैन नॉट राइज द लोन इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द प्रीवियस लोन इज ड्यू टू द सेंटर। आपका कोई, आपने लोन ले रखा है, ठीक है, ऑलरेडी सेंटर से, और आप फिर उठा के ला रहे हो बोरो करके, सेंट्रल से नहीं मांगने गए, कहीं और से मांगने जा रहे हो आप, तो वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। और आपने बोरो किया हो, आउटस्टैंडिंग लोन पहले से ले रखा है आपने, तो कहीं और से आप बोरो नहीं कर सकते। तो कुछ इन्होंने ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है स्टेट के ऊपर, ये सारी चीज़ें। अब और कुछ और न्यूज़ है, मैं आपको आपको बताना चाहता हूँ। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो आपका जो फंड हो रहा है रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन, CS है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, रिवेन्यू सोर्स आपका ड्राइंग अप ड्यू टू द लॉकडाउन। अभी क्या हुआ, सिंक हो गया है, मतलब जो कंसोलिड फंड ऑफ था ना, स्टेट का हो सेंट्रल का हो, कम पड़ गया, क्योंकि कामकाज हुआ नहीं, ठीक है ना, जीरो था, लॉकडाउन था, खर्चा बढ़ता गया, तो उससे क्या हुआ, सिंक हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, पैसा श्रिंक हो गया, कम हो गया। अब उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है, एक रखा हुआ है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड हमने रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, सेटअप किया गया था 999 में, 2002 में सेटअप किया गया था बाय द RBI टू मीट ए आपके रिडम्पशन ऑफ मार्केट लोन फॉर ए स्टेट। तो उसमें जो रिडम्पशन कर देना है, मार्केट लोन है जो स्टेट की, वो रिडम्पशन कर देना है इस आपके कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से। जो फंड होता है इसमें, ये रिजर्व फंड है क्रिएटेड बाय द स्टेट फॉर, मतलब कि आपके अमोर्टाइजेशन ऑफ देयर डेबिट ऑब्लिगेशंस। अगर ज़्यादा वादा पैसा हो जाए तो मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को उसको मेंटेन करना होता है विद द RBI। कहाँ को ना, विद द RBI एज ए बफर फॉर द रीपेमेंट ऑफ द देयर आपकी लाइबिलिटीज़। तो RBI के पास इसे मेंटेन करना होता है, कोई ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
इसमें एनुअली कंट्रीब्यूशन आपको देना होता है 103% एनुअली इसमें आपको देना होता है, कुछ ऐसे इसमें दिया गया है। इनिशियली 11 स्टेट ने फंड सेटअप किया हुआ है। लेटर जो आपकी 12 फाइनेंशियल आपकी कमीशन थी 2005-10 में, इसने रिकमेंडेड किया था सभी स्टेट को करना चाहिए, एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जो आपको इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सको, आप पैसे नहीं चुका सकते। फंड इज़ मेंटेन आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन पब्लिक अकाउंट। इट इज़ नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पसेज एक्सेप्ट द रिडेम्पशन ऑफ लोन। इंश्योर ए गुड फिजिकल जो आपकी गवर्नेंस अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर जो इसमें आगे आता है आपका ये, फिर यहाँ से हम जो पढ़ेंगे आर्टिकल 370 से, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। छोटी छोटी क्लास रखनी है 3-4, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मे बी मैं डाल दूंगा ये क्लास भी में।